पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां संसद का बजट सत्र बुधवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों में भारत के हितों को बेचने का आरोप लगाया। और इस तीखे हमले के जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने की घोषणा कर दी। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जवाब देते हुए राहुल गांधी को आईना दिखाया और यूपीए के शासनकाल में हुए बाली समझौते का जिक्र वित्त मंत्री ने किया, जिसमें भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया था उस दौरान साल 2013 में। और आखिर क्या था बाली समझौता और कैसे भारत को हो रहा था इससे नुकसान, बताएंगे आपको। साथ ही इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी को। तो जी हां, सबसे पहले आपको बता दें, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। सदन में नेता विपक्ष जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील पर तमाम सवाल उठाए थे, जिन पर जवाब सीधे तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया। उन्होंने करारा जवाब दिया और साथ ही जवाब उन्होंने राहुल गांधी ने जो गंभीर आरोप लगाए उन सभी आरोपों को बेबुनियाद किरण रिजिजू की तरफ से बताया गया। और उन्होंने कहा कि ये तमाम आरोप जो है वो तथ्यहीन है और तर्कहीन है, ना ही इनमें तथ्य है और ना ही इनमें तर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद को गुमराह कर रहे हैं। संसद को गुमराह करने का भी आरोप राहुल गांधी पर उन्होंने लगाया है। तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेशन किए। आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो किरण रिजिजू की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल WTO के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, ये बड़ा आरोप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि अपने शासन में सीधे तौर पर कांग्रेस ने कई सारे ऐसे अहम निर्णय लिए जिनसे भारत को नुकसान हुआ है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो निर्णय लिए गए, WTO के सामने भारत जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उसने घुटने टेक दिए और देश के गरीबों और किसानों के हितों का भी सौदा कांग्रेस ने किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2013 में जो बाली समझौता हुआ था उसका उल्लेख किया और कांग्रेस को चौतरफा घेरा। भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ ये समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्पण करना कांग्रेस का इतिहास रहा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो जहां एक और किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नेता विपक्ष को आईना दिखाया और यूपीए का शासनकाल याद दिलाया। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में किसानों के हितों से समझौता करके आई थी। आपको सुनाते हैं। 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं।
तो राहुल गांधी को लेकर के सीधा जवाब दिया और साथ ही राहुल गांधी को आईना दिखाया कि जब आपकी सरकार थी यानी कि यूपीए शासनकाल में किस तरीके से किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया। 2013 में जब बाली में जो बैठक हुई डब्ल्यूटीओ की, उसमें किस तरीके से भारत की तरफ से सिर्फ हस्ताक्षर करके आ गए। लेकिन आखिर ये कौन सा समझौता था जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ, वो आपको बताते हैं। दरअसल डब्ल्यूटीओ बाली समझौता 2013 में जब उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक सब्सिडी किसानों को नहीं दी जा सकती थी, इसमें यह प्रावधान। लेकिन इसका साथ ही भारत के पास एमएसपी देने के लिए खाद्यान्न का काफी बड़ा स्टॉक था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान, जो भारत के किसान हैं, उनको नहीं मिल पा रहा था। भारत सब्सिडी सीमा अगर पार करता तो भारत के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, ये बात उसमें कही गई। लेकिन इसके साथ ही गरीबों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम चलाना उस दौरान भारत के लिए पूरी तरह से असंभव हो गया था। और यह समझौता जिससे भारत को और खासतौर पर भारत के जो किसान हैं, जिन्हें हम काफी ज्यादा मायने भी देते हैं और साथ ही सरकार भी जिन्हें काफी सपोर्ट कर रही है इस वक्त, उनके साथ किस तरीके से उनके हितों के साथ समझौता उस दौरान किया गया था। लेकिन आखिर ये समझौता ठीक कब हुआ वो आपको बताते हैं और इसको कैसे ठीक किया गया। दरअसल मोदी सरकार जब आई साल 2014 में, तब इसमें सुधार किया गया। 2014 के बाद पूरी तस्वीर इसको लेकर बदलती हुई नजर आई। जुलाई 2014 तक टीएफए को लागू होने से रोका गया, जिसके बाद में 2014 के नवंबर में यूएस इंडिया द्विपक्षीय समझौता हुआ और इस समझौते से सीधे तौर पर जो पीस क्लोज था उसको मजबूत किया गया। भारत ने उसमें अपनी बात रखी, जिसके बाद में 2017 की जो डेडलाइन थी उसे हटा दिया गया और किसानों से एमएसपी पर अभी भी खरीद जारी है और ये खरीद तब तक जारी रहेगी जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। हमारे साथ आज न्यूज पंच में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अश्विनी महाजन। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आप क्योंकि अर्थशास्त्री है, इसलिए आपसे एकदम आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे, जो बाली समझौता हुआ जिसका जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया, उसमें क्या कुछ था और किस तरीके से भारत के किसानों के साथ समझौता हुआ, जो उनके हित थे उनके साथ समझौता हुआ और भारत को नुकसान हुआ। अश्विनी जी। कृतिका जी, वास्तव में मैं इस सारी घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि जिस दिन बाली में इस प्रकार से समर्पण हुआ हमने वहां देखा। सुबह में आनंद शर्मा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो हमारे जो उस समय के वाणिज्य मंत्री थे, और कह रहे थे कि हम किसी भी प्रकार से भारत के हितों के साथ समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शाम आते आते कुछ ऐसा घट गया कि अचानक सरेंडर हो गया और हमने उस पीस क्लॉज को एक्सेप्ट कर लिया जी, जो वास्तव में एक जिसको कहें कि एक शर्मनाक बात थी। उसका कारण यह है कि अमेरिका और दूसरे देश ये बात कह रहे थे कि आप जो 1986 और 88 की जो बेस प्राइस है जी, उससे ज्यादा अगर आप कोई कीमत देते हैं वो सारी की सारी सब्सिडी मानी जाएगी और ये सब्सिडी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप कल्पना कीजिए तो कि लगातार कि फूड प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं। जो 1986 में 88 में जो कीमत थी और उस समय 385 रुपए कीमत थी जी, और वर्तमान में भी हम 2000 से ऊपर कीमत दे रहे हैं, तो ऐसे में उस 10% से ज्यादा आप दे नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जो पीस क्लॉज आपने एक्सेप्ट की कि 4 साल के बाद हमें अपना उस सारा का सारा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बंद करना पड़ेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार के समझौते को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा समझौता था जी, टीएफए, जिसकी जिक्र आपने किया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ये चाहते थे विकसित देश और हम आसानी से वहां पर नेगोशिएट कर सकते थे, वो हमने नहीं किया और हमने दोनों जगह सरेंडर कर दिया। टीएफए पर भी सरेंडर किया और पीस क्लॉज पर भी सरेंडर किया। जब हम वापस दिल्ली आए तो स्वाभाविक है उस समय यूपीए की सरकार थी जी, और हमने उस समय की मेरी स्वयं की बात हुई। उस समय की जो हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन थी सुषमा स्वराज जी, उनसे मैंने सारे विषय के बारे में बताया और उस पर एक बहुत बेहतर बयान हमारे उस समय की जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पीस को ठीक करवा देंगे। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ अरुण जेटली जी ने एक ब्लॉग लिखा
आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी इस विषय पर वक्तव्य दिया। एक बहुत बड़ा विषय उस समय चला और जी। जैसे ही वो सरकार आई, अब यूपीए की एनडीए की सरकार आई, तो इस पीस क्लॉज को करेक्ट करने का तरीका शुरू किया गया और ये बात को हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब उस पीस क्लॉज को परमानेंट सॉल्यूशन तक उसको जारी रखा जाएगा। यानी जब तक इस मुद्दे का जो गलत तरीके से उस समय की उस समय की जो सरकारें थी, डब्ल्यूटीओ की उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया गया, ये बहुत ही बेहुदा कंडीशन है कि 1986 और 88 की जो कीमत है उसके ऊपर आप जो कुछ देंगे वो सब्सिडी मानी जाएगी और 10% सब्सिडी से ज्यादा आप दे नहीं सकते। इससे ज्यादा बेहुदा कोई बात हो नहीं सकती। मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते और ट्रेड डील्स के बारे में जानता हूं। ये बहुत ही घटिया प्रकार से समझौता हुआ था डब्ल्यूटीओ में, लेकिन उसको करेक्ट कराने का कोई इन्होंने कोशिश नहीं की गई और ये जो पीस क्लॉज अभी परमानेंट हो गई है, जब तक परमानेंट सोल्यूशन ना हो तब तक नहीं हो सकता। यानी हमें इस बात का समाधान लाना पड़ेगा कि 1986 और 88 की जो बेस कीमत है वो गलत है, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरे आपको जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रोफेसर अश्विनी, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो इसके पीछे क्या आप मुख्य वजह मानते हैं कि आखिर क्यों यूपीए के शासनकाल के दौरान घुटने टेक दिए गए डब्ल्यूटीओ के आगे? देखिए, एक बार नहीं टेके गए, बहुत बार टेके गए और डब्ल्यूटीओ का समझौता ही घुटने टेकने वाला था। जी, मैं जानता हूं उस समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये कहा गया कि जो डब्ल्यूटीओ में नए मुद्दे, उस समय की गैट में जो नए मुद्दे लाए जा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ अंतर्गतवा बनेगा, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे देश के हितों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपना पेटेंट कानून बदलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कानून बदलना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर को खोलना पड़ेगा, सेवाओं को खोलना पड़ेगा, इसलिए हम इस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सरकारों ने कहा। लेकिन अचानक हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमने सभी मुद्दे स्वीकार कर लिए और डब्ल्यूटीओ में हस्ताक्षर करने के लिए चल पड़े और इस बात का गर्व महसूस किया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया डब्ल्यूटीओ के उस भूमंडलीकरण के खिलाफ खड़ी है। चाहे वो अभी हाल फिलहाल में दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसमें भी इस प्रकार की बातों को कहा गया कि डब्ल्यूटीओ से किसी को फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस प्रकार के समझौतों में धकेलने का काम, और मैं यहाँ पर एक बात और याद कराना चाहता हूँ कि 2011 के आसपास आरसेप के समझौते में भी डब्ल्यूटीओ भारत को धकेला गया और ये समझौते पर बातचीत लगातार चलती रही। 2019 में नवंबर में जाकर के जब हमारे देश के प्रतिनिधि वहां पर गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इससे वॉकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के हितों के खिलाफ है। तो हमारा ये कहना है कि इस प्रकार के समझौतों के बारे में मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार की समझौते जो होते हैं, जो राष्ट्रीय हित में होते हैं, राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके हमें हर प्रकार का समझौता करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए।